अपडेट भी है और नंबर्स भी हैं और नंबर्स कहीं ना कहीं काफ़ी शानदार आपको देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो फूड डिलीवरी बिजनेस हो, क्विक कॉमर्स हो। अक्रॉस द बोर्ड आपको एक पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है। रेवेन्यूज अगर हम देखें तो सिक्वेंशली 20% बढ़े हैं, मुनाफे में 57% की बढ़ोतरी। और अगर हम ऑर्डर वैल्यू की बात करें ग्रॉस बेसिस पे, तो यहाँ भी एडजस्टेड बेसिस पे आपको दोनों ही फूड बिजनेस और जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है दोनों में ही शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर हम क्विक कॉमर्स की बात करें तो ब्लिंकिट जो कि क्विक कॉमर्स इकाई है वो एबिटा पॉजिटिव रही है Q3 में। ऑब्वियसली स्टोर एडिशन जो थे Q3 में अनुमान से थोड़े कम थे और शायद वो कम स्टोर एडिशन की वजह से भी एक प्रॉफिट को बूस्टर मिला है, लेकिन कमेंडेबल है ब्लिंकिट का ब्रेक इवन जो एक सरप्राइजिंग साइड पे है। अगर हम कंपनी की ग्रोथ प्लान्स की बात करें तो क्लियरली उनका जो FY27 का स्टोर एडिशन का टारगेट है वो मेंटेन किया गया है। तो नंबर्स काफ़ी ज़बरदस्त हैं, गाइडेंस और जो मैनेजमेंट की बॉडी लैंग्वेज है काफ़ी शानदार है और मैं सरप्राइज़ नहीं रहूँगा कि अगर यहाँ एक बड़ा गैप अप होता हुआ नज़र पड़े। लेकिन एक फ्लिप साइड पे अपडेट ऐसा है कि दीपिंदर गोयल जो कंपनी के CEO हैं और कंपनी का पूरा डेली ऑपरेशन देखते हैं, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इनको एलिवेट किया गया है वाइस चेयरमैन के पद पे। दीपिंदर का मानना ये है कि वो पूरा फोकस जोमेटो और ब्लिंकिट पे करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिस्की बिजनेसेस हैं जिनमें उनका थोड़ा एक फोकस रहेगा, जिसके कारण वो बोर्ड के वाइस चेयरमैन और डायरेक्टर की तरीके से जो है अप्रूवल लेंगे शेयर होल्डर्स से और रेगुलेटर्स से। तो एक दीपिंदर गोयल का जाने का असर कितना होता है ये देखने का बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरी वेल्थ, मेरे ईसॉप्स, मेरी आने वाली अर्निंग्स सभी इस कंपनी से लिंक्ड हैं। तो ऐसा मत समझिए कि मैं CEO पद से जा रहा हूं तो कंपनी पे फोकस नहीं रहे, कंपनी फोकस रहेगा और उनकी बदली अलबिंदर सिंह ढिंडसा को CEO नियुक्त किया गया है। बिल्कुल, तो स्किन इन द गेम नंबर्स है। इनफैक्ट जो बीट है वो लगभग 8 से 10% के आसपास आपको देखने को मिल रही है कंसेंसस के वर्सेस। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1200 करोड़ का आसपास का यहाँ मोमेंटम देखने को मिल रहा है। रेवेन्यूज़ जो है 8700 करोड़ से ज़्यादा के आए हैं। इनफैक्ट 4% की यहाँ ग्रोथ आई है और मार्जिन भी काफ़ी स्टेबल हैं, 21.5% के आसपास, अनुमान 20% के आसपास था। अच्छा, साल दर साल बेसिस पे आपको ये गिरावट दिखेगी क्योंकि जो इनकी ब्लॉकबस्टर ड्रग थी रेवलिमिड, इसका बेस बहुत बड़ा था। तो ये मत समझिए कि कंपनी की ग्रोथ नहीं है। इनफैक्ट इस टाइम रेवलिमिड की बिक्री जो है वो अनुमान से बेहतर है। ग्रोथ जो है अमेरिकन मार्केट में नेगेटिव साइड पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव आया है और कंपनी काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि जो इनकी वेट लॉस ड्रग है इसका कनाडा और US में बहुत जल्द लॉन्च होगा। तो ये एक बड़ा ट्रिगर है कंपनी के लिए जिसके कारण आज स्टॉक फोकस में रहेगा। लेकिन क्लियरली बाजार को इसने पॉजिटिवली सरप्राइज किया अपने नतीजों के बाद, खास करके जो रेवलिमिड का पोर्टफोलियो है ये भी अनुमान से बेहतर रहा है। बढ़िया है। रिफाइनिंग बिजनेस जो है इस टाइम थोड़ा काफ़ी कमज़ोर रहा HPCL के लिए और शायद इसीलिए एक ड्रैग रहा क्वार्टर में। इनफैक्ट नंबर्स स्लाइटली बिलो एक्सपेक्टेशंस है। अगर हम सिक्वेंशियल नंबर्स देखें तो मुनाफा जो है 4070 करोड़ के आसपास आया है, 4300 करोड़ के आसपास का अनुमान था। और अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो 6% के आसपास आए हैं, जो एक्सपेक्टेशन लगभग 7% की थी। तो क्लियरली काफ़ी वीक नंबर्स हैं HPCL के। और अगर हम इनके GRMs की बात करें तो यहाँ भी थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट रहा है। इनफैक्ट GRM जो है एवरेज का अप्रैल टू दिसंबर जो पूरा पीरियड है यहाँ $7 पर बैरल के हिसाब से रहा है। थोड़ा एक्सपेक्टेड था कि इससे बेहतर रहे, लेकिन क्लियरली नंबर्स थोड़े बिलो एक्सपेक्टेशन दिखाई पड़ रहे हैं HPCL के लिए। तो शुरू करते हैं वारी के साथ। वारी एनर्जीज़ का EBITDA 37% ऊपर है। मार्जिन जो हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले लगभग 2 परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ के लगभग 25.5% के आसपास आए हैं। तो वारी एक स्टॉक है जो पर्टिकुलरली फोकस में रहेगा और यहाँ काफ़ी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अच्छा, PNB हाउसिंग नंबर्स थोड़े वीक है। देखिए, मैनेजमेंट चेंज हुआ है क्वार्टर के दौरान, लेकिन जो नंबर्स हैं Q3 में शायद वो ट्रांजिशन की वजह से लैग कर रहे हैं। NII केवल 13%, मुनाफे में 10% की ग्रोथ। और अगर हम NIIs की बात करें और क्रेडिट कॉस्ट की बात करें तो थोड़ा कमजोरी आया है नंबर। तो PNB हाउसिंग शायद ये एक स्टॉक है थोड़ा बहुत प्रेशर में आता हुआ नजर पड़ सकता है। ओके। सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया पे अटेंशन ड्रॉ करना चाहूँगा। नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। इनफैक्ट कंपनी की बात करें तो लोन ग्रोथ लगभग 14% की रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है साल दर साल लगभग 6.5% बढ़ी है और एसेट क्वालिटी में काफ़ी अच्छा सुधार है। अगर हम सीक्वेंशियल बेसिस पे बात करें तो ग्रॉस NPA, नेट NPA दोनों ही सुधरे हैं और लगभग ग्रॉस NPA 0.25% से सुधरते हुए नजर पड़ रहे हैं और उसी तर्ज पे नेट NPA में भी आपको सुधार देखने को मिल रहा है। इसके बाद बजाज कंज्यूमर की बात करें, यहाँ भी नंबर्स काफ़ी शानदार हैं। इनफैक्ट रेवेन्यू में 31% की ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट देखिए 83% की ग्रोथ यहाँ देखने को मिल रही है। तो बजाज कंज्यूमर का नंबर अगर हम देखें तो यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। इसके अलावा KEI इंडस्ट्रीज़
पॉलीकैब की तरह यहाँ भी जो वायर एंड केबल बिजनेस है थोड़ा बहुत इंपैक्ट हुआ है, खराब नतीजे हैं यहाँ। इनफैक्ट जो केबल एंड वायर रेवेन्यू ग्रोथ है वो 20% है, एक्सपेक्टेशन था 25 से 30% ग्रोथ का। हालांकि मुनाफे में 43% का जम है, 235 करोड़ के आसपास ये नंबर आया है। और अगर हम बात करें यूटीआई एएमसी, यहाँ भी नंबर्स कमजोर है, इनफैक्ट इनका मार्केट शेयर लॉस हुआ है और ओवरऑल नंबर्स भी काफ़ी वीक देखने को मिल रहे हैं यूटीआई एएमसी के।